वेलकम स्टूडेंट्स। कल आपको मैंने बताया था अमीनो एसिड्स के बारे में कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अमीनो एसिड्स मैंने आपको बताया था दोज कंपाउंड्स विच कंटेन बोथ अमीनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज नोन एज अमीनो एसिड। यानी वो कंपाउंड जिनके पास NH2 ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, उनको हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा NH2CH and COH and R. This is the amino acids because it contain both carboxylic group as well as amino group. इसके पास अमीनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों होने के कारण इनको हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं। इसमें R जो है आपका, ये आपका क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये आपका अमीनो ग्रुप। R ग्रुप को अगर हम चेंज कर देते हैं तो अलग अलग हमारे पास अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था, अमीनो एसिड के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, फिर एक बार रिव्यू बता रहा हूं आपको कि दोज कंपाउंड्स विच कंटेन बोथ अमीनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज नोन एज अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स में NH2 ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, R ग्रुप चेंज हो जाता है तो हमारे अमीनो एसिड भी चेंज हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड्स हमारे दो तरह के होते हैं। अमीनो एसिड्स आर टू टाइप, दो तरह के होंगे बेटा। पहले कौन से होते हैं? पहले आपको बताया था एसेंशियल अमीनो एसिड, पहले कहलाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरे कहलाते हैं नॉन एसेंशियल एसिड अमीनो एसिड्स। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि एसेंशियल कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वह अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी हमारी सिंथेसाइज नहीं करती, यानी दोज अमीनो एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, दैट इज नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स। दे आर गिवन इन स्मॉल अमाउंट थ्रू द डाइट। तो ये हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होंगे। जैसे मैंने आपको बताया हिस्टिडीन, लाइसिन, ठीक है, फिनाइलएलानिन, ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होंगे? वो अमीनो एसिड जो हमारे क्या करते हैं, बॉडी द्वारा सिंथेसाइज होते हैं, उनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब सॉरी, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हम क्या करेंगे? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, या एसेंशियल दोनों ही। टोटल अमीनो एसिड्स हमारे 20 होते हैं, जिसमें 10 हमारे एसेंशियल है, 10 हमारे क्या है, नॉन एसेंशियल। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम ये ग्रुप चेंज करते हैं तो कैसे अमीनो एसिड चेंज हो जाते हैं। सपोज कीजिए आपने सुना होगा NH2CH COH एंड H, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन कहलाता है। अगर हम क्या करते हैं, NH2CH COOH CH3, इसको एलानीन बोलते हैं। ये दोनों के दोनों हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन भी और एलानीन भी। तो ये तो आपको बता दिया था मैंने, ठीक है, कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, और आपका उसके एग्जाम्पल, ये सब कुछ मैं कल की क्लास में आपको करा चुका था। अब आप देखिएगा, इसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्या क्वेश्चन लिखेंगे समझ लीजिए। क्वेश्चन आप लिखेंगे कि वाई अमीनो एसिड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों? ठीक है, तो क्वेश्चन आप लिखेंगे वाई अमीनो एसिड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उनका ज्यादा क्यों होता है, तो समझिएगा।
अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की, ये जनरल फॉर्मूला है। जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या करता है, ये डाइपोलर आयन बनाता है। एक प्रोटॉन इसको दे देगा और ये बनाएगा NH3 प्लस CH COO R-। इसको बोलते हैं जीटर, ZWITTER, जीटर आयन या डाइपोलर आयन, डाइपोलर आयन। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस इन एक्वस मीडियम amino acid exist as zwitter ions which contain both positive and negative charge, therefore they conduct electricity and have high melting and boiling point। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेंगे और क्या रखेंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब आप कहेंगे ज्विटर आयन या डाइपोलर आयंस क्या होती हैं, those group which contain both acidic group and basic group in aqueous solution, that is known as ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन, जिनके पास भी आपका एसिडिक ग्रुप भी हो और बेसिक ग्रुप भी हो। अब आप कहेंगे एसिडिक ग्रुप कौन सा है, देखिए इसमें यहां पर अभी एसिडिक ग्रुप है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एसिडिक ग्रुप। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन डोनर है, जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और ये क्या हमारा बेसिक ग्रुप है, ये क्या करते हैं हमारे, ये प्रोटॉन को लेते हैं। तो जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिडिक ग्रुप कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो बेसिक ग्रुप कहलाते हैं। जैसे आपने 11th में पढ़ा था, 11th में मैंने आपको एसिड बेस की 3 थ्योरी बताई थी। पहली थ्योरी की थी हमारी, पहली थ्योरी थी हमारी आर्नियस थ्योरी। आर्नियस थ्योरी क्या कहती थी, आर्नियस थ्योरी बोलती थी दो सब्सटेंस विच इन एक्वस मीडियम गिव H+ आयन, यानी ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में H+ आयन लिबरेट करते हैं वो एसिड कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा HCl क्या करता है, H+ आयन देता है, Cl- देता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इसी तरीके से H2SO4 ये 2H आयन देगा प्लस SO4 2- आयन देगा, तो ये तो हमारे एसिड कहलाएंगे। और जो हमारे OH- आयन देते हैं एक्वस मीडियम में वो क्या कहलाते हैं हमारे, उनको हम बेस बोलते हैं। तो H आयन जो देंगे वो एसिड, जो OH आयन देंगे वो बेस। ये पहली थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी थी हमारी ब्रोस्टेड लोरी थ्योरी, पढ़ा होगा आपने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी। तो उस थ्योरी में क्या होता है, जो H आयन देंगे यानी प्रोटॉन डोनर H+Cl- और HNO3 H+NO3-, इट मीन्स जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन लेते हैं वो हमारे बेस कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा NH3 प्लस H+ आयन मीन्स NH4+, तो ये क्या है हमारा, ये अगर हमारा एसिड है तो ये क्या होगा हमारा बेस। इस तरीके से हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन देते हैं वो हमारे एसिड और जो प्रोटॉन लेते हैं वो हमारे बेस। यहाँ एक्वस मीडियम की कंडीशन नहीं होती है, तो इस तरीके से हम एसिड और बेस दोनों को देख लेते हैं, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो आप यहाँ देखिए, अगर हम इसको लेते हैं तो इस पर एक H+ आयन फालतू है, तो H+ आयन देगा और ये क्या करेगा, H+ आयन को लेगा। तो ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर, इसीलिए ये डाइपोलर आयन या ज्विटर आयंस कहते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द ज्विटर आयंस, तो आप बता देंगे दोज कंपाउंड्स या दोज आयंस विच कंटेन बोथ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इन एक्वस मीडियम, दैट इज नोन एज डाइपोलर आयन और ज्विटर आयन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा अमीनो एसिड्स होता है। तो अमीनो एसिड्स तो आपको मैंने कल समझा दिया था, बता दिया था कि अमीनो एसिड्स क्या होंगे। अब ये मैंने आपको बताया ज्विटर आयन, तो ज्विटर आयन पे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, आपका अगला टॉपिक है पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स क्या होते हैं, देखिए बेटा, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन पहले तो समझ लीजिएगा। पहली बात तो पेप्टाइड क्या होंगे, पेप्टाइड क्या होते हैं,
देखिए वो कंपाउंड जो बनते हैं कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के द्वारा, उनको हम पेप्टाइड बोलते हैं। अगर दो अमीनो एसिड होंगे हमारे तो डाइपेप्टाइड, तीन होंगे तो ट्राइपेप्टाइड, और बहुत ज्यादा होंगे तो उनको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। वो पॉलीपेप्टाइड्स कहलाते हैं। और पॉलीपेप्टाइड को ही हम प्रोटीन बोलते हैं। लेकिन दोनों में फर्क होता है। अगर जो हमारे पेप्टाइड्स हैं उनका एटॉमिक मास 10,000 यू, यानी उनका मास 10,000 यू तक हो, तो उन पेप्टाइड को हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और जिनका एटॉमिक मास 10,000 से ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन 10,000 यूनिट्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम प्रोटीन बोलते हैं। तो एक क्या हुए हमारे पॉलीपेप्टाइड, दूसरे हो हमारे प्रोटीन। अब अगर हम बात करें पेप्टाइड बनते कैसे हैं, देखिएगा। सपोज कीजिए आपने एक अमीनो एसिड ले लिया NH2CH एंड यहां आप ले लीजिए सपोज कीजिए H प्लस, यहां आप ले लेंगे HNH CH और यहां आप CH3 ले लीजिए। ये हो हमारा ग्लाइसिन और ये हुआ एलानीन। इसको एलानीन ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इनकी जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। अब आप कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं सर? तो देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो यहाँ OH ग्रुप हो और यहाँ से मैंने H निकाल दिया, माइनस H2O। यहाँ से हम H2O निकालेंगे माइनस, तो क्या बन जाएगा? ये मॉलिक्यूल बनेगा हमारा, देख लीजिएगा, NH2CH। यहाँ पर हमारा H, यहाँ CO, यहाँ इस NH को मैं ऐसे लिख देता हूँ। उसके बाद में कर देता हूँ CH, फिर कर देता हूँ COH और यहाँ कर देता हूँ CH3। तो यहाँ आपको बॉन्ड बना दिखाई दे रहा होगा, इन्हीं को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपसे दो तीन बात पूछ देता है। एक तो पूछता ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो कल मैंने आपको बताया था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होंगे। जब हमारे दो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में कंडेंस होते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे हमारा जब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज आपस में जुड़ देते हैं, कंडेंस होते हैं, तो वहां पर सुक्रोज बनता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। या जब हमारे दो ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, तो वहां पर भी क्या बनता है? वहां पर माल्टोस बनता है, वो भी हमारा क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। इसी तरीके से जब बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज आपस में कंबाइंड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, सॉरी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, तो वहां क्या बनता है हमारा? वहां बनता हमारा लैक्टोज। ठीक है, वो डाइसैकेराइड से। तो जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में कंबाइंड होती है, जो बॉन्ड बनता है उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। और जब दो अमीनो एसिड आपस में कंडेंस होते हैं, जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अगर मैं इस पेप्टाइड की बात करूंगा तो ये डाइपेप्टाइड होगा, ये डाइपेप्टाइड्स कहलाता है। और अगर हम इसका नाम रखेंगे तो हम क्या करेंगे? तीन वर्ड पहले लेंगे ग्लाई एला, और तीन वर्ड तो लेंगे पहले अमीनो एसिड्स के, तीन वर्ड लेंगे दूसरे अमीनो एसिड्स के। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ग्लाई एला। ये आपका डाइपेप्टाइड्स है। ठीक, तो क्या बताया आपको पेप्टाइड्स? द कंपाउंड फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इज नोन एज पेप्टाइड एंड द बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब दो अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं, जो चीज बनती है उसको पेप्टाइड बोलते हैं। और अगर मान लीजिए बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में क्या करते हैं? कंबाइंड हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तो उनसे जो बनते हैं वो पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। या हम बोलेंगे दोज पेप्टाइड विच है atomic mass up to 10,000 U, that is known as polypeptides. And those peptide which have molecular mass greater than 10,000 U, that is known as protein. यानी उन पॉलीपेप्टाइड्स को क्या बोलेंगे हम? जिनका 10,000 से ज्यादा होगा उनको बोलेंगे हम आपका प्रोटीन। एंड प्रोटीन आपको क्या होते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड? सुन लीजिएगा, द बॉन्ड फॉर्म बाय condensation of two monos two
अमीनो एसिड्स, दो अमीनो एसिड के कंडेंसेशन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। दैट इज नोन पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड हुआ। तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात हो गई। अब बात आती है पॉलीपेप्टाइड्स। दोज पेप्टाइड विच हैव atomic mass up to 10,000 U, that is known as polypeptide, while those have greater than 10,000 U is known as protein. उनको हम प्रोटीन्स बोलते हैं। तो एक हुई 10,000 U तक वाली, वो पॉलीपेप्टाइड कहलाई, और जिनका 10,000 U से ज़्यादा हुआ वो हमारी प्रोटीन कहलाई। और इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कंपाउंड बना, ये दो अमीनो एसिड आपस में जुड़े, उनका यानी कंडेंसेशन हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड बना, उनसे जो बनेंगे वो डाइपेप्टाइड कहलाएगी। अगर तीन अमीनो एसिड होंगे तो ट्राइपेप्टाइड, और बहुत ज़्यादा होंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड्स कहलाते हैं। एक्चुअल में अगर हम प्रोटीन की डेफिनेशन को जानते हैं तो प्रोटीन का मतलब क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। बस उनका मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए? 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तब क्या हो जाएंगे? वो प्रोटीन हो जाएंगे। अगर उनका 10,000 U तक है तो पॉलीपेप्टाइड्स कहलाते हैं। अब जो प्रोटीन की बात होती है, प्रोटीन हमारे दो तरह के होते हैं। देखिए, प्रोटीन आर टू टाइप। नंबर वन, पहले कहलाते हैं हमारे फाइब्रस प्रोटीन। दूसरे कहलाते हैं ग्लोबुलर, ग्लोबुलर प्रोटीन। पहले फाइब्रस, दूसरे हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं? देखिएगा, दोज प्रोटीन इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल एंड हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यानी वो प्रोटीन जिनके अंदर जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो पैरेलल रन करती हैं और दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। दे आर इनसॉल्युबल, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होंगी? वाटर में इनसॉल्युबल होंगी और थ्रेड, धागे जैसी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रखती हैं और इनको बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। वाटर, सॉरी, हाँ, फाइब्रस प्रोटीन। और इनके अंदर क्या है आपका? इनसॉल्युबल। फॉर एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे किराटिन इन नेल्स, हेयर, ठीक है, ये क्या होती है? हमारी फाइब्रस प्रोटीन है। उसी तरीके से मायोसिन इन मसल्स, ये मसल्स में होती है। ये सब हमारी क्या होंगी? फाइब्रस प्रोटीन कहलाएंगी। ठीक है, जैसे हमारे नेल्स होते हैं या हेयर हुए हमारे, ये क्या है? दे आर मेड अप ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन, मीन्स केराटिन। ये वाटर इनसॉल्युबल है। अब आप खुद समझिए, अगर ये वाटर सॉल्युबल हुआ करते तो फिर तो हम डेली नहाते और बाल हमारे क्या होते? डिजॉल्व हो जाते। हम तो बाल तो सिर्फ रहते ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि ये इनसॉल्युबल है और इनकी स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक, धागे जैसी है। तो ये सब हमारी फाइब्रस प्रोटीन कहलाते हैं। इसी तरीके से आपकी बात आती है ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। दे आर द ग्लोबुल्स, ग्लोबुल्स होते हैं, एंड दे आर हैव स्फेरिकल शेप। इनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। दे हैव स्फेरिकल शेप एंड सॉल्युबल इन वाटर। क्या होंगे? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे एग एल्बुमिन,
जो आपका एग एल्बुमिन होता है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल है। इसी तरह से इंसुलिन, सुना होगा आपने, हार्मोन्स होता है, ठीक है, जो हमारी शुगर को कंट्रोल करता है, ये सब क्या है हमारे, ये वाटर सॉल्युबल है। तो कभी कभी आपसे डिफरेंस पूछ लेता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में क्या अंतर होता है, तो आप बताएंगे, दे आर insoluble in water, have thread like structure. For example, keratin and nails, keratin in nails, myosin in muscles। दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, दे स्फेरिकल शेप, उनके स्फेरिकल शेप होते हैं, ग्लोबुल्स होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल होता है आपका एल्बुमिन और इंसुलिन। तो अगर डिफरेंस आए तो दोनों, इनको 2 पॉइंट में आप लिख देंगे, यानी स्ट्रक्चर के रूप में, दूसरा उनकी सॉल्बिलिटी के फॉर्म में। इसी तरीके से आप इसके बारे में, उनकी स्ट्रक्चर उस बारे में और उनकी शेप के बारे में। अब बात आती है स्ट्रक्चर, ये तो टाइप हो गया हमारे प्रोटीन्स के लिए। अब आती है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्वाटनरी तक होती है। पहली कहलाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, दूसरी कहलाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, और तीसरी कहलाती है टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, और चौथी होती है क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर के बारे में क्या बात है, देखिए क्या लेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले क्या आती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन आपको क्या बताती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको यह बताती है कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर सीक्वेंस क्या होता है अमीनो एसिड्स का। इट मींस इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। ये बेटा आपको किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस बताती है। यानी अब आप कहेंगे सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेन अप्रोक्सीमेट 574। जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 574 हमारे क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। दे आर इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, वही स्पेस सीक्वेंस में होते हैं। अगर हम उनके अंदर एक भी अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो द प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड चेंज ड्रास्टिकली। अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, ड्रास्टिकली आपकी चेंज हो जाएगी। यानी जैसे आपने पढ़ा होगा, जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है, जब हम उसके अंदर क्या करते हैं, एक पूरी जो 574 हमारे अमीनो एसिड है उसके अंदर हम अगर एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो पूरे ही प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है, और जिससे बीमारी वगैरह होती है उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। बीमारी का नाम है, दैट इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताएगी आपको, इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। ये किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में आपको अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस बताती है, ठीक है। दूसरी आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दूसरी होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। ये क्या बताएगी, इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये आपको शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बताती है, यानी जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनका सीक्वेंस, उनका शेप क्या है। तो इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये आपको शेप ऑफ प्रोटीन बताती है कि प्रोटीन की शेप क्या होगी। अब इसके लिए आपका दो तरह की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, जिसमें नंबर 1
पहली कहलाती है आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, देखिए अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में हमारी जो ये शेप होती है इस तरह से होती है। इसके अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, ये CO हुआ, ये NH हुआ, यहाँ पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पर आपके क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं इस तरह से। फिर यहाँ CO हुआ, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है डॉटेड लाइन के द्वारा ऐसे। सो दिस इज द, फिर इसी तरीके से इसको हम कभी भी ऐसे बना देते हैं, इस तरीके से। ये हमारी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाती है, इसको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन जो हमारी दूसरी स्ट्रक्चर आती है जिसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होगा, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में, इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन आर एक्सटेंडेड टू मैक्सिमम एक्सटेंशन। यानी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनको हम क्या करते हैं, मैक्सिमम एक्सटेंस कर सकते हैं, एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक दूसरे के साथ क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ी होती हैं। एंड दे हैव फोल्ड्स ऑफ प्लीटेड शीट्स, उनके ऊपर वो जो फोल्ड्स होते हैं प्लीटेड शीट्स की तरह होते हैं। अब आप कहेंगे प्लीटेड शीट्स क्या होती है, प्लीटेड शीट ऐसा समझ लीजिएगा जैसे आपका देखा होगा आपने जापानी फैन होता है, जब उसको घुमाएंगे तो खुल जाएगा, और जब उसको बंद करेंगे तो फिर क्या होगा, एक के ऊपर एक दूसरी स्ट्रक्चर हमारे आगे जुड़ जाएंगे। ऐसे फोल्ड्स हमारे बीटा प्लेटेड फोल्ड्स कहलाते हैं। या आपने जो हारमोनियम देखा होगा उसके अंदर आप आगे जो पेपर होता है इसे घुमाते इस तरह चलाते हैं तो उसमें पेपर होता है, पेपर एक के ऊपर फोल्ड होते चले जाते हैं। ये जो फोल्ड है हमारे प्लीटेड फोल्ड्स कहलाते हैं, प्लीटेड फोल्ड होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। देखो अगर बुक में आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो आपको बड़ी डिफिकल्ट लगेगी, उसको आप जल्दी से नहीं बना पाओगे। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ऐसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्लेटेड फोल्ड बनाएंगे ऐसे। यहाँ हम इनको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, और इसको ऐसे। अब आप देखो ये हमारे प्लेटेड फोल्ड्स हो चुके हैं, जैसे प्लेटेड फोल्ड होते हैं एक दूसरे को हम क्या करते हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं। अब अगर आपको याद ना रहे तो बनाने का सिंपल तरीका है, ऐसे फोल्ड्स बनाओ तो क्या होगा, ये प्लेटेड फोल्ड हो गए हमारे। अब आपको अमीनो एसिड्स का जनरल फार्मूला पता है, NH2CH एंड R, ये एक अमीनो एसिड्स है। इसी तरीके से क्या आएगा हमारा HNH CH एंड R यहाँ पर हो गया। अब आप ये समझिए इसको आपने यहाँ से H2 बाहर निकाल दिया तो हमारे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो मैं इसको यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, पहले मैं क्या लिखूंगा NH, ऐसे NH ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। फिर यहाँ इस लाइन पर मैं CH ग्रुप ले आऊंगा, फिर इसके बाद मैं लिखूंगा CO, एक बार अंदर बनाएंगे, फिर एक बार हम इसके बाद NH आएगा उसको हम बाहर बनाएंगे ऐसे। फिर इसके बाद में क्या आएगा NH के बाद, फिर यहाँ लाइन पे हम फिर CH ले आएंगे, फिर यहाँ पर क्या आएगा हमारा CO आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर CO के बाद फिर हम NH लाते हैं, NH अब की बार अंदर ले आएंगे, फिर CH, उसके बाद फिर CO को हम बाहर ले आएंगे ऐसे, और इसी तरीके से आगे तक चेन जुड़ चल जाएंगे। तो देखो अब यहाँ पर ये अभी मैंने R ग्रुप नहीं जोड़ा, ये पीछे जुड़ता आ रहा है ऐसे। अब जैसे हमने NH यहाँ बना, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दूसरी पॉलीपेप्टाइड बनेगी, NH के सामने हम CO ग्रुप जोड़ेंगे, उल्टा अपोजिट वाला। CO हुआ, CO के बाद हम क्या करेंगे CO के बाद फिर हमारा NH आता है, CO के बाद हम क्या कर देंगे NH, इस NH को हम बाहर बनाएंगे,
उसके बाद में क्या आएगा हमारा, सी एच आ जाएगा। सी एच आया, सी एच के बाद में क्या हुआ हमारा, फिर हमारा सी ओ आया यहाँ पर। इसके सामने फिर हमने क्या बना दिया, एन एच बनाया। एन एच के आगे हमारा फिर यहाँ पर क्या आया, एन एच के आगे फिर हमारा एन एच के बाद हमारा सी एच, सी एच के बाद सी ओ, सी ओ के बाद एन एच, एन एच के बाद फिर सी एच, फिर हमारा सी ओ। तो हम इसको यहीं लेंगे, एक ही लेंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एन और एच। यहाँ एन एच हो गया। एन एच के बाद हमारा क्या है, फिर यहाँ पर सी ओ, इसको हमने नीचे बना दिया। फिर सी एच, फिर हमारा एन एच, उसके बाद एन एच के बाद हमारा फिर क्या है, सी ओ, इसको हमने बना दिया। सी ओ के बाद आपका सी एच, इसको यहाँ बनाया। फिर ऐसे हमने एन एच यहाँ बनाया। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, जब आप इनको मिलाएंगे, एन एच के बाद आपका सी एच, इसके बाद सी एच आएगा यहाँ पर सी एच। आप इनको ऐसे मिला देंगे, मिला दिया, इसको आपने ऐसे मिला दिया, इसको आपने ऐसे मिला दिया, इसको आपने ऐसे मिला दिया। ये ग्रुप हमारे क्या हुए, इनको बाहर मिलाया हमने ऐसे, इनको बाहर मिलाया, हाइड्रोबॉन्ड के द्वारा इनको बाहर मिलाया। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा हमारा, एक स्ट्रक्चर बनी। अब एक आर हम यहाँ बनाएंगे, ऊपर वाले आर इस पे यहाँ बनाते हैं, ये वाले आर है हमारे, दिखाई दे रहा है आपको। दूसरे वाले पे आर हम नीचे बना देंगे, ये आर, ये हमारा आर। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले फिर हम आर ऊपर बनाएंगे, फिर आर हमारा इसका ऊपर बन जाएगा। ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाते चल जाते हैं, एक बार आर ऊपर, एक बार आर हमारा नीचे। तो ये क्या है हमारी, इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। क्या होगी, बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड, पी एल ई ए टी ई डी, शीट स्ट्रक्चर, ये बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर्स कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम स्ट्रक्चर को बनाते चल जाते हैं। देखो फिर यहाँ से एन एच टू लिया हमने, एन एच यानी एच आ गया, पीछे से वाटर ओ एच जुड़ रहा होगा यहाँ पर, सी एच आया, फिर सी ओ आया, सी ओ के बाद फिर एन एच आया, एन एच के बाद फिर सी एच आया, सी एच के बाद फिर सी ओ, सी ओ के बाद फिर एन एच, फिर सी एच। इसी तरीके से हमने यहाँ पर किया, उल्टा जोड़ चलेगा। यहाँ पर सी ओ है, तो सी ओ के बाद में क्या लिया हमने यहाँ पर, फिर हमने सी एच लिया, सी एच के बाद हमने एन एच लिया, एन एच के बाद सी ओ, सी ओ के बाद हमने फिर सी एच। इस तरह से चेन क्या होगी हमारी, चेन जुड़ चल जाएगी। दिस इज नोन एज बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। तो हम इसको बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो यही स्ट्रक्चर आपसे ज़्यादातर पूछी जाती है कि बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर क्या होती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे होंगे, ये ऐसे आगे जुड़ती चल जाएगी कि पॉलीपेप्टाइड्स हैं, फिर ऐसी चेन आपकी आगे जुड़ जाएगी। तो आप देखिए, इनको जब आप मिलाएंगे, आप ऐसा समझिए जैसे हम हारमोनियम को मिलाते हैं, तो जब इसको आपस में ऐसे करेंगे तो ये क्या करेंगी, ये एक दूसरे के ऊपर टेक कर जाएंगे, और टेक करने के कारण इसको हम हारमोनियम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसलिए हमारी क्या कहलाती है, बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं, इन बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन are extended to maximum extension and then stretched together to form the beta pleated fold. इनको ड्रेपरी फोल्ड भी बोलते हैं। ड्रेपरी फोल्ड की तरह फोल्ड कर जाते हैं, और उसके बाद में क्या बनती है हमारी, ये स्ट्रक्चर हमारी बन जाएगी। सो दिस इज नोन एज बीटा प्लेटेड। तो बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर आपको वो बनाएंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और यहाँ आप इसको देखेंगे तो आप सिंपल बना लेंगे। पहले आप ये स्ट्रक्चर बनाइएगा ऊपर वाली, फिर नीचे वाली बनाइएगा। अगर आप भूल जाए कि हमें कौन सा बॉन्ड कैसे जोड़ना है, तो आप फिर आप देख लेंगे, जब हमारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं तो हम 2 अमीनो एसिड को आपस में जोड़ते हैं। तो इसी तरह पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगा, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े होंगे। जब जुड़े होंगे तो बॉन्ड इस तरह से बनते चल जाएंगे, और इसको आप देखते हुए बनाते चले जाएंगे। तो उसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब उसमें मैंने यहाँ से एन एच जोड़ा, एन एच के बाद मैंने सी एच जोड़ा,
CH के बाद मैंने CO जोड़ा, CO के बाद ये NH हुआ, फिर ये CH हुआ, CH के बाद ये CO हुआ, इसके बाद NH आता, फिर CH आता, फिर CO आता, और ये डॉटेड लाइन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है। और बॉन्ड क्या होंगे हमारे? पेप्टाइड, सॉरी आपके ये बॉन्ड ही हमारे कहलाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड हो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो, इनके बारे में बहुत कुछ ज्यादा पूछा जाता है जब भी आप इसको बताएंगे। तो आप इसको कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी क्या कहलाती है? बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अब उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारी, जिसको बोलते हैं, ये तो हमारी सेकंड स्ट्रक्चर थी, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। नेक्स्ट बात आती है टर्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्स स्ट्रक्चर प्रोटीन्स क्या बताती है? टर्सी स्ट्रक्चर प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल हमें उसके बारे में नाउ कभी आती है, हम उसके बारे में केवल ये जानते हैं कि टर्सी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्क्राइब द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। वो आपको ये बताती है कि जो ओवरऑल फोल्डिंग्स होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की किसी प्रोटीन्स, वो किस तरह से होंगी। इट मीन्स टर्सी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्क्राइब द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन ए प्रोटीन्स। दिस इज नोन एज टर्सी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। उनको हम टर्सी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स बोलते हैं। फोर्थ आती है आपकी क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स क्या होती है? सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन एंड विच इज नोन एज सब यूनिट्स। यानी कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारी दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स के द्वारा बनी होती हैं, उनको हम बोलते हैं सब यूनिट्स। वो सब यूनिट्स कहलाती हैं। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट इन ए प्रोटीन इज नोन एज क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन का किसी प्रोटीन्स के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। तो ना तो आपकी क्वाटनरी इतनी इंपॉर्टेंट है, ना आपकी टर्सरी इतनी इंपॉर्टेंट है, बस केवल आपको या तो प्राइमरी के बारे में पूछता है या आपसे पूछता है सेकेंडरी में। और सेकेंडरी में भी बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर हर साल, मोस्टली हर दूसरे साल आती है। तो प्लीज आप इसको अपना ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बात हमारी किसके बारे में हुई? ये बात हुई हमारी प्रोटीन्स के बारे में। तो अभी मैंने आज को आपको क्या बताया? प्रोटीन्स क्या होते हैं? वो पॉलीपेप्टाइड जिनका मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 यू हो, उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलते हैं। और जिन पॉलीपेप्टाइड्स का एटॉमिक मास अप टू 10,000 हो, यानी जिन पेप्टाइड्स का, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। एक्चुअल में पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा डिस्टिंग्विश होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उन्होंने बोला कि जिन पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास अप टू 10,000 हो, उनको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, और जिन पेप्टाइड्स का मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 हो, उनको हम प्रोटीन बोलेंगे। तो बस केवल इतना ही डिफरेंस है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि हमें तो जी प्रोटीन अलग बताया था, पॉलीपेप्टाइड अलग बताया था। पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होते हैं, बस उनका मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 यू होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो बस आज आप इतना ही करेंगे। कल आपको बताएंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, या प्रोटीन्स की जो बाकी प्रॉपर्टी आपके यहाँ दी गई हैं उनको बताएंगे। ओके, आज आप इतना ही करेंगे। थैंक यू।